हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। किसका पार्ट 2? देखिए, सेमेस्टर 3 का जो आपका ज्योग्राफी का पेपर है, इसकी हम महामैथन क्लास लेकर आ चुके हैं और उसका पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में हमने देखा था MCQs देखा था, फिलिंग द ब्लैंक्स देखे थे और हमने लघुआत्मक प्रश्न भी देख लिए थे। बट आज इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं आपके निबंधात्मक प्रश्नों की। तो इस पार्ट 2 की निबंधात्मक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पार्ट 1 दोबारा से देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इतने हेल्प करेंगे ना आंसर राइटिंग में कि बड़ा इजी हो जाएगा पेपर। तो पार्ट 1 दोबारा से देख लेना। तो चलिए फिर से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर भी कर दीजिए, है ना। चलिए फिर, और हाइप का बटन नीचे मिलता ही है, हाइप भी करना चाहें आप हाइप कर सकते हैं। चलिए फिर, और बाकी जो हम मित्रगण हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं उनको हमने एक्स्ट्रा नोट्स भी देते हैं। अगर आप ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको फ्री का टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप 149 रुपीज़ का कोर्स नहीं ले सकते तो फ्री का टेस्ट भी आप दे सकते हो। तो क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर से फ्री का टेस्ट भी दे देना, ओके। जिससे आपकी तैयारी आपको पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। उससे आपकी MCQs फिलिंग द ब्लैंक्स में हेल्प हो जाएगी उस टेस्ट के जरिए, ओके। तो चलिए फरार से निबंधात्मक प्रश्नों की ओर आते हैं। यह है पहला हमारा यूनिट 1 से प्रश्न, ओके। प्रश्न है, मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत कीजिए। यानी मानव भूगोल का जो सिद्धांत है उसमें ऐतिहासिक विकास बताइए, उनके समकालीन महत्व का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? देखिए, मानव भूगोल के सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए हैं। प्रारंभिक चरण में नियतिवाद प्रमुख विचारधारा थी, जिसमें प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति माना गया था, है ना। नियतिवाद सबसे पहले आया था। मानव को पर्यावरण द्वारा नियंत्रित समझा गया था। मतलब मानव क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत ही कार्य करेगा, पर्यावरण के बाहर कुछ नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण ने भूगोल को प्राकृतिक शक्तियों के अध्ययन तक सीमित कर दिया था। औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक विकास के बाद संभावनावाद सामने आया। इसने मानव की बुद्धि, तकनीक और रचनात्मक क्षमता को महत्व दिया। इसने क्या कहा कि भाई प्रकृति हमें अवसर देती है और निर्णय लेने का कार्य मानव का होता है। तो मानव प्रकृति के अंदर अपने हिसाब से कार्य कर सकता है। प्रकृति के अंदर जो उसका गुलाम बन के नहीं रह सकता, उसके अलावा भी कार्य कर सकता है ना। प्रकृति को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। ये कहा था संभावनावाद ने। तो समय के साथ ये स्पष्ट हुआ कि दोनों दृष्टिकोण एकांकी हैं। मतलब ये जो बात हो रही है ना, ये दोनों के अब जो कह सकते हैं कि सर्वोच्च बात नहीं है, उचित बात नहीं है, कि उनमें हल्की हल्की कमियां हैं। और इन कमियों को निकालते हुए, इन सीमाओं को दूर करते हुए एक नया नियम आया, एक नया सिद्धांत आया। वो सिद्धांत क्या था? नवनियतिवाद, जो कि संतुलित विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें पर्यावरण सीमाएं तय करता है लेकिन मानव उनके भीतर विकास कर सकता है ना। इसके अंदर नियतिवाद और संभावनावाद दोनों का मिक्सचर था। किसमें? नवनियतिवाद में। ये आपने आराम से जो पार्ट 1 है उस क्लास में भी समझा होगा, और बाकी 5 रेगुलर क्लासेस भी आ चुकी होंगी, है ना। सॉरी, इसकी तो नहीं आई थी, अपनी 5 रेगुलर क्लासेस नहीं आई थी, बट हाँ आपकी पार्ट 1 में अपन समझ लिया था। अगले सेमेस्टर में अपन प्रॉपर रेगुलर क्लासेस लगाएंगे, बिकॉज इस सेमेस्टर में बहुत कुछ नया किया था। एप्लीकेशन बनाई, इसमें खूब टाइम तो वहाँ लग गया था। बट अगले सेमेस्टर में हम सारा ध्यान रखेंगे अपनी यूट्यूब क्लासेस की ओर, ओके। चलिए, तो आगे फिर आप इसमें और क्या डिस्क्राइब करोगे इस आंसर के अंदर? तो नियतिवाद का ऐतिहासिक उदय, संभावनावाद की प्रतिक्रिया, नवनीतिवाद की स्थापना, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, समकालीन महत्व और आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, नीतिवाद का ऐतिहासिक उदय क्या? इस विचार में प्रकृति को मानव जीवन का मुख्य निर्धारक माना गया। संभावनावाद की प्रतिक्रिया, तो इसने मानव की स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका को स्वीकार किया, ठीक है। नवनियतिवाद की स्थापना, इसने संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, तकनीकी विकास ने मानव की शक्ति को बढ़ाया। सीधी सी बात है, तकनीकी विकास हुआ तो मानव की शक्ति बढ़ेगी, औद्योगिक क्रांति आएगी। समकालीन महत्व तो क्या है? सतत विकास की सोच इन सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। तीनों विचारों की अपनी सीमाएं हैं और अपनी उपयोगिता है, ठीक है। ये आपका किसका आंसर होता है? ये आपका मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। कुछ मुख्य बिंदु आप इसमें लिख सकते हो, लाइक नीतिवाद प्रकृति को प्रमुख मानता है, संभावनावाद मानव को सक्रिय शक्ति मानता है, नवनीतिवाद संतुलित दृष्टिकोण देता है, औद्योगिक विकास से विचारों में परिवर्तन आया, पर्यावरणीय संकट ने संतुलन की आवश्यकता बढ़ाई, सतत विकास इन सिद्धांतों से प्रभावित है, जलवायु परिवर्तन इन्हें पुनः प्रासंगिक बनाया,
मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ना आप आराम से इसके अंदर लिख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से इनको पढ़ के देख सकते हो। देखिए ये क्लास लाने का मकसद क्या है कि जो बच्चे एप्लीकेशन पे नहीं है, तो एप्लीकेशन पे ये नोट्स उन्हें पहले ही मिल चुके हैं, एंड ये जो नोट्स हैं इससे एक्स्ट्रा के नोट्स भी मिल चुके हैं जहाँ पे उन्हें और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। अगर एप्लीकेशन पे वो है तो उन्हें वो मिल रहा है, लेकिन एप्लीकेशन जो अफोर्ड नहीं कर सकते 149 रुपीज़, 150 रुपये भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं, आपको यूट्यूब पे भी वो नोट्स उपलब्ध हो जाएं, थोड़े बहुत ही सही उपलब्ध हों, तो उनके लिए आपको यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्नों के जरिए हमने यहाँ पे शो किया है। ओके, तो हमने पॉज करके वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। यूनिट 1 से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, मानव भूगोल के विभिन्न उपागमों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब मानव भूगोल के उपागम है, ठीक है, तो इनका हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, तुलना करनी है। लाइक व्यवहार परक उपागम है एंड क्षेत्रीय उपागम है, फिर आप कह सकते हैं कि मात्रात्मक उपागम है, प्रणाली उपागम है। तो ये सब उपागमों के अंदर, यानी उपागम मतलब विषय की बात हो रही है, ये एक तरह के उप विषय हैं मानव भूगोल के अंदर ही, है ना। तो ये इनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो आप एक के सामने परिभाषा है, आप उस परिभाषा को पढ़िएगा। देखिए कितने प्रकार के उपागम बताएं, पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहार परक उपागम, मात्रात्मक उपागम, प्रणाली उपागम, व्यवहारिक महत्व। अब देखिए ये मकसद क्या है मेरा, ये आपको पॉइंट्स बताने का, कि अगर आपसे इस तरह का बड़ा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आंसर कैसे लिखना है। पहले तो आप एक या दो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे, डायरेक्ट पैराग्राफ लिखना, ठीक है। फिर आप एक टॉपिक्स लिखोगे, लाइक पारिस्थितिकी उपागम, फिर उसका वर्णन करोगे। फिर एक और टॉपिक लिखोगे क्षेत्रीय उपागम, फिर उसका वर्णन करोगे। यानी फिर आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओगे, टुकड़ों वाले, पॉइंट्स वाले, है ना, पॉइंट्स बनाओगे, टॉपिक बनाओगे, समझिए बात। उससे आंसर और अच्छा दिखेगा। फिर आप मुख्य बातें, मुख्य विशेषताएं के तौर पे कुछ मुख्य बिंदु लिख सकते हो कि पारिस्थितिकी उपागम संतुलन पर बल देता है, क्षेत्रीय उपागम इस पर बल देता है, व्यवहार परक इस पर बल देता है ना, इनके बारे में बातें बता सकते हो थोड़ी बहुत। फिर यूनिट 1 से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए नियतिवाद से नवनीतिवाद तक की वैचारिक यात्रा का विश्लेषण कीजिए। मतलब नीतिवाद से नवनीतिवाद तक का जो वैचारिक यात्रा हुई है, एक तरह से वहाँ तक पहुँचे हैं मानव, तो कैसे पहुँचे हैं उसको समझाइए। फिर मानव और पर्यावरण के बीच में संबंधों को समझाइए, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड पॉइंट्स लिखने के तौर पे आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि भाई मानव पर्यावरण संबंध की अवधारणा बताए, अवधारणा लिख दोगे। तो नीतिवाद की धारणा बताओगे, फिर संभावनावाद की प्रतिक्रिया, नवनीतिवाद का संतुलन, आधुनिक संदर्भ, आधुनिक संदर्भ क्या कहता है कि भाई आज की डिमांड क्या है, किस सिद्धांत की डिमांड है वो बताओगे। आलोचनात्मक विश्लेषण करोगे इनका, है ना, कि भाई किसके अंदर किसकी उपयोगिता ज़्यादा बताई गई है, तब जाकर के हम इस नवनीतिवाद तक हम पहुँचे हैं मानव। तो आप कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, पॉइंट्स आपके सामने हैं, है ना, कि नीतिवाद प्रकृति को नियंत्रक मानता है, क्या क्या बताता है, संभावनावाद क्या बताता है, नवनीतिवाद क्या बताता है, ये आप सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। इसको मैं फटाफट से कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी आपका जस्ट पेपर भी थोड़ी देर बाद में, एंड यूनिट 1 पार्ट 1 जो अभी आया था, आप पार्ट 1 को ही दोबारा लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्ट 2 तो इसलिए है कि अगर आपने निबंधात्मक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं देखा है ना, तो वीडियो को पॉज करो और निबंधात्मक प्रश्न भी एक बार देख लो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट निबंधात्मक प्रश्न लेकर के आया हूँ, तो आप इन्हें भी देख सकते हो। और अगर प्रॉपर टाइम होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करता, बट ये मेरा वादा है अगले सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने वाले। अगले सेमेस्टर में हम रेगुलर क्लासेस लेकर आएंगे हर एक तरीके से, और मैं कह रहा हूँ अभी हमने नए नए डिवाइसेस खरीदे भाई, उन नए डिवाइसेस का पक्का यूज़ करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे फ्यूचर में और भी बहुत कुछ करूँगा, ठीक है। देन आपका सेकंड प्रश्न बन सकता है यूनिट 2 से, ठीक। क्या प्रश्न है, मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक दृष्टिकोण से विस्तृत वर्णन कीजिए। तो क्या करना है कि मानव की जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियाँ थी, आर्थिक गतिविधियाँ का समझ लो, मतलब वो जो धन प्राप्ति के लिए करता था, वो आर्थिक गतिविधियाँ जुड़ी हुई है अपने पर्यावरण के साथ में, भौगोलिक दृष्टिकोण के साथ में, उनको समझाइए। तो क्या वो आखेट करते थे ना पहले, आखेट का वाला जीवन, मत्स्य वाला जीवन, यानी मत्स्य पालन किया करते, पशुपालन किया करते, स्थानांतरित कृषि किया करते, उन चीज़ों को समझाना है। तो आप यहाँ समझाओगे, भोजन एकत्रीकरण की प्रणाली को बताओगे, आखेट प्रणाली बताओगे, मत्स्य का विकास, स्थानांतरित कृषि, भौगोलिक प्रभाव बताओ,
आर्थिक विकास की नींव बताओ, है ना। और मुख्य बिंदु यहाँ पे आपको कुछ बताया गया। मतलब ये आंसर्स जो है इनके अगर आपको बड़े वर्जन चाहिए तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, एप्लीकेशन वाले नोट्स में, है ना। बट यहाँ पे हमने एक बार उसे एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहे इनको आराम से पढ़ सकते हो, बहुत इजी है। तो एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या है। और अगले सेमेस्टर में तो पक्का कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ करने वाले हैं यार। अगला सेमेस्टर मित्रोदय का ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, विश्व में भारत के जनजातीय समूह का स्थानिक वितरण तथा उनके सामाजिक आर्थिक जीवन का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब कि जो जनजातियाँ रहती हैं ना, उन जनजातियों का वितरण समझाओ और उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में तुलनात्मक अध्ययन करो, ठीक है। तो आप इनके बारे में कुछ बता सकते हो। लाइक विश्व में जनजातीय समूह प्राय वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सीधी सी बात है ना। कहाँ पाए जाते हैं, वन में, पर्वतों पर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अफ्रीका में कौन सी, पिग्मी और बुशमैन। आर्कटिक में कौन सी, एस्किमो। और एशिया के पर्वतीय भागों में विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं। इनका वितरण प्राकृतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। भारत में भील, गोंड, संथाल और नागा प्रमुख जनजातियां हैं। ये मुख्यतः मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं। इनका जीवन स्थानीय संसाधनों पर आधारित होता है ना। विश्व और भारत की जनजातियों में समानता यह है कि दोनों प्रकृति पर निर्भर हैं। सामाजिक संगठन सरल और सामूहिक होता है। आधुनिक विकास के प्रभाव से इनके जीवन में परिवर्तन तेजी से हो रहा है। आई बात समझ में, बहुत इजी यार। देन आप कुछ इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो, टॉपिक्स लिख सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। ये आपके सामने है, इनको आराम से पढ़िएगा, बहुत इजी है। वीडियो को पॉज करना, पढ़ना, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। और सच कह रहा हूँ, मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा है, वरना एनीवे बहुत अच्छी से इसको एक्सप्लेन करता। जैसे पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया ना, उससे भी बेटर वे में इस पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जलवायु प्रदेशों में मानव के सामाजिक एवं आर्थिक अनुकूलन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा इसके अंदर, है ना। एंड आप कुछ इसके अंदर अनुकूलन लिख सकते हो। लाइक शीत प्रदेश का अनुकूलन है, उष्ण वर्षा, मरुस्थलीय वन, सवाना क्षेत्र, पर्वतीय, मैदानी, इन सब का अनुकूलन आप समझा दोगे, ठीक है। एंड कुछ मुख्य बिंदु आप नोट कर लोगे। देन अपना आता है एस्किमो, बुशमैन और पिग्मी जनजातियों के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इनके बारे में बताना। लाइक पहले एस्किमो के बारे में बताना, फिर बुशमैन के बारे में, देन पिग्मी के बारे में। एस्किमो आपको मालूम है ठंडे इलाकों में रहते हैं। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। पिग्मी हैं वो घने वर्षावनों में पाए जाते हैं, है ना। इन सबका अलग अलग तरीका रहने का और इन्हीं के अनुसार इनका अनुकूलन है, ठीक है। इनका सबका आर्थिक आधार अलग है, सामाजिक आधार अलग है। फिर आधुनिक प्रभाव भी इन पर पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, वो बताओगे ना। चलिए नेक्स्ट अपना, भारत की जनजातियों द्वारा अपने पर्यावरण के साथ किए गए अनुकूलन का भौगोलिक अध्ययन कीजिए। तो भारत की जलवायु में जो अपना अनुकूलन है उसका अध्ययन बताना है। तो अध्ययन आप आराम से इसको पढ़िएगा, बहुत इजी आंसर है। इसको पढ़ करके आप इसको राइट कर सकते हो, है ना, लिख सकते हो आंसर को। इसमें आप टॉपिक्स क्या बना सकते हो, अर्ध क्षेत्र अनुकूलन, पर्वतीय अनुकूलन, चरवाहा अनुकूलन, वन क्षेत्र अनुकूलन, सामाजिक संरचना, आधुनिक परिवर्तन। ये भारतीय भौगोलिक प्रदेश के अंदर बताया गया है ना। और कुछ मुख्य बिंदु हैं वो जो आप लिख सकते हो। लाइक भील मध्य भारत में पाए जाते हैं। नागा कौन से इलाके में पाए जाते हैं। गुज्जर जो है पशुपालन पर निर्भर है। एंड वन संसाधन के बारे में बता सकते हो। मौसमी प्रवास के बारे में बता सकते हो, है ना। इससे अलग अलग चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर बात आएगी यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अपना निबंधात्मक, कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा प्रमुख सघन जनसंख्या क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। लाइक ऐसे डायरेक्ट पूछ ले कि जनसंख्या वितरण के असमान कारकों का वर्णन कीजिए। कारक और कारण एक ही होता है, ठीक है। तो ये आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई जनसंख्या वितरण किस प्रकार से असमान वितरित है। एंड देन कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि भाई कारक बताओ, कारण बताओ। कारण क्या हो सकते हैं, भौतिक कारण हो सकता है। भौतिक कारण कैसे, कि जलवायु, मिट्टी और जल की भूमिका के आधार पर किसी को ठंडे इलाकों में रहना पसंद है, किसी को कहीं पे रहना पसंद है, या फिर कहीं पे रहा नहीं जा सकता। लाइक कठोर जलवायु, लाइक अपने नॉर्थ पोल है, अंटार्कटिका है, वहाँ पे ठंडे इलाकों में नहीं रहा जा सकता। थार के मरुस्थल है, वहाँ पे एकदम इतनी गर्मी में भी नहीं रहा जा सकता। तो अच्छी जलवायु होनी चाहिए। मिट्टी का इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर आप खेती करते हो तो आपको अच्छी जगह घर रहना होगा। आवास आपका अच्छी जगह होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे खेती कर सको, है ना। जल की भूमिका होनी चाहिए। आर्थिक कारक क्या है, तो औद्योगिकरण और रोजगार अवसर। अच्छा,
वितरण को कैसे, लाइक जहाँ पे जल अच्छा है, जहाँ पे जल का स्रोत है पास में, या फिर मिट्टी अच्छी है, तो लोग वहाँ ज़्यादा निवास करेंगे। तो जहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वितरण बहुत ज़्यादा है, और कहीं पर वितरण बहुत कम है, लाइक थार का मरुस्थल है, अंटार्कटिका है, वहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो वितरण कम है, कहीं वितरण ज़्यादा है। असमान वितरण ऐसे ही कहते हैं, ठीक है, कि असमान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। आर्थिक कारक बता सकते हो, ऐतिहासिक कारक बताना, सघन के क्षेत्र बताओ, विरल के क्षेत्र बताओ, समकालीन प्रभाव बताओ, है ना। ये सब चीज़ें थोड़ा एक बार छोटा सा एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे आंसर के अंदर भी, बट अगर एप्लीकेशन पे आपको और भी बड़ा मिल जाता, ठीक है। ये आप इसके में पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, जनाधिक्य, जनाभाव, अनुकूलतम जनसंख्या। इन तीनों की परिभाषा मैंने पार्ट 1 में बताई है। जनाधिक्य क्या है, जनाभाव क्या है, और अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, ये तीनों ही मैंने आपके पार्ट 1 में बताया है। और यही अगर आपको बड़े क्वेश्चन के तौर पे पूछ ले तो ऐसे पूछेगा, फिर आप इसमें इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हो, इस तरह के आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो, टॉपिक्स लिख सकते हो, मुख्य बिंदु लिख सकते हो। फिर प्रवसन को प्रभावित कीजिए तथा आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो प्रवसन, प्रवास की बात हो रही है, ये प्रवास को समझाओ, और आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इन सबको समझाओ कि भाई अंदर ही अंदर, भारत के अंदर मान लो एक क्षेत्र है, भारत मानते हैं अपन, तो भारत के अंदर अंदर प्रवास हो रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से अपने कोई भी ले सकते हो, लाइक उड़ीसा ले लो, राजस्थान ले लो, महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, यहाँ अंदर ही अंदर प्रवास चल रहा है, आंतरिक प्रवास। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया जिसके अंदर बंदा राजस्थान से अमेरिका जा रहा है, या फिर उड़ीसा से कनाडा जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कर रहा है। तो उनके कारण और प्रभावों का विश्लेषण करो कि भाई आंतरिक प्रवास होता है तो उसका क्या कारण है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है तो उसका क्या कारण होता है। तो सीधी सी बात है, लोगों की अलग अलग रुचि है, लोगों का अलग अलग तरीका है, लाइक कोई आर्थिक कारकों से जाता है, कोई प्रवसन की परिभाषा बताओ, आंतरिक प्रवसन के कारण बताओ, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन क्या है ये बताओ, धकेलने वाले कारक और खींचने वाले कारक। धकेलने वाले कारक क्या होते हैं कि भाई गरीबी और बेरोजगारी के चलते उसे जाना ही पड़ता है उस जगह को छोड़ करके, वो प्रवास कर जाता है, लाइक एक गाँव से शहर की ओर प्रवास कर जाता है, ये आंतरिक प्रवास हो गया। बट खींचने वाला कारक, भाई शहर ने उसको खींचा, अपने क्या कैसे खींचा कि उसने लालच दिया कि देख मैं यहाँ अगर शिफ्ट होता है तो तेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो धकेलने वाला कारक और खींचने वाला कारक हो गए। प्रभाव बता सकते हो, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। देन अपने यूनिट नंबर 5 से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए क्लास थोड़ा सा वही है कि मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया है, बिकॉज ऑफ कि हमने यूनिट 1 में खूब सारा एक्सप्लेन कर लिया है। तो पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 को अच्छे से दोबारा देखना, सही कह रहा हूँ, पार्ट 1 से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कई क्वेश्चन तो ऐसे कॉम्बो बन सकते हैं, लाइक 2 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न को उठा करके एक मिक्स क्वेश्चन बना देगा आपके पेपर में। तो इसलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 को दोबारा से देखना, ओके। भारत में जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण कीजिए तथा इसके कारण स्पष्ट कीजिए। भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। गंगा का मैदान और तटीय क्षेत्र अत्यधिक सघन है। मतलब क्या बताना क्या है हमें यहाँ भारत में जनसंख्या वितरण समझाना है। पहले हमने क्या बात की कि जनसंख्या वितरण क्या होता है कि भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से जो जनसंख्या पाई जाती है, कि कहीं पे कम पाई जा रही है, कहीं पे ज़्यादा, तो असमान रूप से वितरित है, फैली हुई है जनसंख्या। वहीं अगर भारत के अंदर ये चीज़ पूछी जा रही है तो भारत में भी आप सेम टू सेम वही बात रखोगे, बस यहाँ पे कारण अलग हो जाएंगे, है ना, तो कारण बताओगे यहाँ पे। फिर आप भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, ऐतिहासिक कारक है, सघन क्षेत्र, विरल क्षेत्र, समकालीन प्रभाव, इन सब को एक्सप्लेन करोगे, है ना। कुछ मुख्य बिंदु भी लिखोगे कि मुख्य बिंदु क्या है, कि गंगा का मैदान सर्वाधिक सघन है इसलिए वहाँ पे ऐसी जनसंख्या है। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र, वहाँ पे सबसे कम घनत्व है ना। इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करोगे। देन भारत की जनसंख्या नीति का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत कीजिए तथा उसकी उपलब्धियों और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जनसंख्या नीति वाला ना प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये बात भी की थी हमने अपने पार्ट 1 के अंदर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 2000 के अंदर, उसकी बात की थी हमने ना। फिर आपके पार्ट ये अपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है पार्ट
यूनिट नंबर तो 5 ही चल रहा है। यूनिट नंबर 5 का ही एक और निबंधात्मक प्रश्न क्या बन सकता है, भारत की जनसंख्या प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए तथा गत्यात्मक और विकास विमुख प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है जनसंख्या प्रदेश का वर्गीकरण, इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें पूछा जा रहा है गत्यात्मक और विकास विमुख प्रदेश, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और तुलना वाला क्वेश्चन है, तो तुलना वाला क्वेश्चन तो एक आना ही है पक्का, तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन लग रहा है। तो इसको भी आप आराम से देखिएगा कि भाई इसमें क्या बता रहा है। इसमें आपको पहले बताना है जनसंख्या प्रदेश को बताना है, फिर गत्यात्मक और विकास विमुख जो प्रदेश होते हैं ना उनको बताना है। गत्यात्मक कौन से हुए, जो आपके गति कर रहे हैं, जिनके अंदर विकास अभी चल रहा है, विकास अग्रणी क्षेत्र पे है, ठीक है। और जो प्रकृति है वो बहुत अच्छी है, विकास की तीव्र है। बट विकास विमुख क्या है, या तो गति एकदम है ही नहीं, बहुत धीमी है, या फिर गति अब छूट चुकी है, बहुत पीछे छूट चुकी है, मतलब कृषि पर निर्भरता है उस जगह पर, वो तकनीक की ओर नहीं जाता है, वो होता है विकास विमुख। गत्यात्मक तकनीक की ओर जाता है, आधुनिक समय के साथ चलता है, तीव्र गति वाला है ना, ये आप बता सकते हो। तो वर्गीकरण का आधार बताओ कि वर्गीकरण कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया। गत्यात्मक प्रदेश की परिभाषा दो, विकास विमुख के प्रदेश की परिभाषा दो, आर्थिक अंतर, सामाजिक अंतर, विकास की आवश्यकता, इनको समझाओ, है ना। कुछ मुख्य बिंदु है जो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये क्लास थी जिसमें हमने आपके सेमेस्टर 3 जो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी है इस बुक का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। पार्ट 2 में हमने लगभग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं बस उनको जाना है, और पार्ट 1 में हमने लघुरात्मक प्रश्न, MCQ प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक्स सभी को जाना है, और साथ में एक्सप्लेन भी किया है उसको, बस समझा है हमने साथ मिल करके, है ना। तो उस क्लास को दोबारा से अटेंड कीजिएगा, मतलब पार्ट 1 को दोबारा से अटेंड करना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे करके आना, कोई टेंशन नहीं लेना है क्लास। और एक और बात कहूँगा, आपके जब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे ना तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज़रूर से हमें फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं आपको एक मैसेज दूंगा, मतलब आपके लिए एक क्लास से जब एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब एक थैंक यू क्लास लेकर के आएंगे, जहाँ पे हम आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि हमें और क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में बेस्ट करना चाहिए, इस सेमेस्टर में क्या कमियाँ रही थी, क्या और चीज़ बेटर कर सकते हैं। एक थैंक यू क्लास भी लेकर के आएंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट सेमेस्टर में, ओके। तो सेम टाइम सेम जगह जुड़े रहिए MGSU मित्राधय के साथ। आपका अपना स्टडी मित्र मित्राधय क्लासेस पार्ट 1 ज़रूर से देख लेना। राधे राधे, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।